टाइप 2 डायबिटीज को हम क्या कहते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इंसुलिन का रेजिस्टेंस पैदा होने का मतलब ये होता है इंसुलिन तो बन रही है लेकिन अपना काम नहीं कर पा रही है। जब वो अपना काम नहीं कर पा रही है जिसकी वजह से जो खून में ऑलरेडी शुगर बढ़ी हुई है वो सेल्स के अंदर जा ही नहीं पा रही है। ठीक है, ये होता है डायबिटीज। तो अब आगे मैं एक दूसरे प्रेजेंटेशन की मदद से आपको पहले यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा आगे बढ़ने के बाद। ठीक है, और फिर हम इसके और भी बहुत सारे पहलुओं को लेंगे, लेकिन अभी हम पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझेंगे। बहुत सारे डायबिटीज यूनिवर्सल की जो ट्रेनिंग होती है उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में बहुत कम विस्तार से चर्चा की जाती है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप तक सरल से सरल भाषा में इस चीज को पहुंचा सकूं ताकि आप समझ सकें इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे शरीर के लिए कितनी खतरनाक चीज है। और देखिए, अब डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका सारा ध्यान कहाँ होता है, शुगर के ऊपर, कि मेरा शुगर का लेवल कितना है। जबकि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जितना हमारे लिए शुगर हार्मफुल है, इंसुलिन का बढ़ा हुआ लेवल, अगर हमारे शरीर में इंसुलिन जरूरत से ज्यादा फ्लो हो रहा है, जरूरत से ज्यादा बन रहा है, तो जिन लोगों को कैंसर होता है, जिन लोगों को हार्ट अटैक होता है, जिन लोगों को हार्ट की ब्लॉकेज हो जाती है, जिनको सर्जरी करानी पड़ती है, ठीक है, जिन लोगों की किडनी फेल होती है, उसके पीछे शुगर उतना जिम्मेदार नहीं होता। जितना शुगर जिम्मेदार नहीं है उससे 500 गुना ज्यादा जिम्मेदार होता है, सॉरी 5 टाइम्स ज्यादा जिम्मेदार होता है आपका बढ़ा हुआ इंसुलिन का लेवल, जिसके बारे में ना तो कोई डॉक्टर एड्रेस करते हैं, कोई चर्चा करते हैं, और उसको ठीक करने का कोई प्रोग्राम भी लोगों को आज तक बताया ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसका प्रोग्राम बना पाना पॉसिबल ही नहीं है ना। उसका प्रोग्राम बना आप खुद सकते हैं, कैसे, इस पूरे प्रेजेंटेशन में हम चर्चा करेंगे। और कोई मैं ऐसा इकलौता आदमी नहीं हूँ जो ये सब बातें कर रहा है। दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो आज ये बातें लोगों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, लेकिन इंडियन मेडिकल सिस्टम, अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपके डॉक्टर से बात पता चलेगी, तो सवाल ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं है, ना उनको ये मेडिकल के कोर्स में पढ़ाया गया, ना उनको उसके इलाज के दौरान ये चीजें बताई गई, ना उन्होंने कभी इसकी प्रैक्टिस की। ठीक है, और जब हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करना शुरू करते हैं तो आप देखिए हार्ट की बीमारी भी अपने आप ठीक हो जाती है, हार्ट के सारे ब्लॉकेज भी खुल जाते हैं, डायबिटीज अपने आप रिवर्स हो जाती है। तो डायबिटीज रिवर्सल की कहानी ही है इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने की कहानी। तो इसको हम अच्छे से समझ देखिए। अब मैं जो समझा रहा हूँ ना, अगले आधे घंटे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये चीज जरूर ऐसी है जो शायद आप लोगों ने अभी तक के प्रेजेंटेशन का ये जो पार्ट है जो अभी मैं कवर करने जा रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में इंसुलिन तो बन रहा है, जरूरत से ज्यादा बन रहा है, लेकिन इसके बाद भी हमारा शरीर उस इंसुलिन को सेल्स के अंदर स्टोर नहीं करा पा रहा है। देखिए, ग्लूकोज को सेल्स के अंदर स्टोर नहीं करा पा रहा है। तो इसमें क्या होता है, इंसुलिन हमारे शरीर में जरूरत से ज्यादा बनता रहता है। ठीक है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ही रियल विलन ऑफ द स्टोरी है। पूरी पिक्चर का कहते हैं ना जो खलनायक है ना, वो इंसुलिन है, ना कि शुगर। लेकिन ये जो कन्वेंशनल मेडिकल सिस्टम है वो केवल और केवल शुगर को कंट्रोल करने और शुगर को मैनेज करने पर ध्यान देता है। इंसुलिन को रेजिस्टेंस को जिस दिन रिवर्स करना शुरू कर दिया, अपने आप लोगों की डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर अपने आप रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द फाउंडेशन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। टाइप 2 डायबिटीज जो हम बात कर रहे थे, टाइप 1 और टाइप 2, तो टाइप 1 में क्या होता है, इंसुलिन बनता ही नहीं है, लेकिन टाइप 2 में क्या होता है, जरूरत से बहुत ज्यादा इंसुलिन बनता है। तो टाइप 2 डायबिटीज की जो असली वजह है, जो मूल वजह है, उसको हम कहते हैं इंसुलिन का रेजिस्टेंस पैदा होना, अवरोध पैदा होना। जब ये अवरोध पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा शरीर शुगर को मसल्स में और लीवर में स्टोर नहीं करा पाता। तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हम देखते जाएंगे। इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये थोड़ा मेरे स्क्रीन में ना ये पूरा जो कंट्रोल पैनल है पूरा जूम का वो आता है, इसकी वजह से कई बार मुझे स्क्रॉल करना पड़ जाता है इसको। तो द फाउंडेशन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन का मतलब है मूल वजह है, जिस वजह से आपकी डायबिटीज या शुगर का लेवल घटता बढ़ता है, उसके पीछे वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करूंगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस एट द सेंटर ऑफ एवरी लाइफ। इंसुलिन रेजिस्टेंस, आप चाहे हार्ट की बीमारी लीजिए, हार्ट अटैक लीजिए, ब्लॉकेज लीजिए, कैंसर लीजिए, फैटी लीवर लीजिए, पीसीओएस लीजिए, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इरेक्टाइल डिसफंक्शन लीजिए, है ना, माइग्रेन्स लीजिए, ठीक है, और जितनी तरह की भी लाइफस्टाइल डिजीज है, एल्जाइमर लीजिए, स्ट्रोक लीजिए, इसके अलावा डेमेंशिया लीजिए, इसके अलावा बॉडी में अगर फैट जमा हो गया है, डायबिटीज हो गया है, ओबेसिटी हो गया है, कोई भी बीमारी पकड़िए, अगर आप इसके रूट लेवल पे जाके देखेंगे, सेंटर पे जाके देखेंगे, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही ये बीमारियां डेवलप होती हैं। जिन लोगों को हार्ट अटैक होता होगा वो हमेशा ही सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाऊं, ब्लॉकेज खुलवा लूं,
है ना, जिसकी वजह से मेरे को हार्ट अटैक नहीं होगा, मेरा लाइफ सेव रहेगा, बहुत बड़ा मिथ है। इस मिथ को हटाइए। बॉडी की सबसे बड़ी जो रूट कॉज पे रूट लेवल की चीज होती है वो होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जिन लोग बोलते हैं ना कि मैं तो ठीक था, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, अचानक एक दिन हार्ट अटैक हो गया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हार्ट अटैक को कैसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है? यस, हार्ट अटैक, ओबेसिटी, कैंसर, किसी को डायबिटीज होना है या नहीं होना, इस चीज को पहले से प्रेडिक्ट किया जा सकता है केवल और केवल बॉडी में इंसुलिन के लेवल को चेक करके। अगर आपके शरीर में इंसुलिन का लेवल ज्यादा बढ़ा हुआ है, ज्यादा का मतलब यह है इसका जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए वो होना चाहिए 4 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर या उससे कम, ठीक है। तो अगर ये बहुत कम हो जाता है, 2.5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर के नीचे आ जाता है, इसका मतलब आपका पैंक्रियास ठीक से काम नहीं कर रहा है, बीटा सेल्स ठीक से काम नहीं कर रही हैं। लेकिन अगर ये 4 के ऊपर हो जाता है, इसका मतलब आपकी बॉडी ने ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो ये सेंटर में है, इसकी वजह से ही सारी प्रॉब्लम होती है, सारी की सारी फसाद की वजह जो है वो इंसुलिन का रेजिस्टेंस ही है। इंसुलिन, अब यहाँ पे एक आगे इसको थोड़ा हम स्टडी करते हैं, एक डायग्राम है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये डायग्राम आपको सब कुछ समझने में हेल्प करेगा। देखिए ये एक नॉर्मल एक सेल का डायग्राम बनाया गया है, मतलब एक नॉर्मल कोशिका है जिसका ये डायग्राम बनाया गया है। ये कोशिका, अब हमारे बॉडी में जितनी भी सेल होती हैं उन सेल के ऊपर क्या होते हैं, हजारों की तादाद में रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर का मतलब एक तरह से समझिए दरवाजे। इन रिसेप्टर या दरवाजों के माध्यम से ही कोई भी चीज जो हमारे खून में होती है, ब्लड स्ट्रीम में होती है, वो इन सेल के अंदर जा पाती है। और जब वो अंदर जाती है तो सेल का जो मेटाबॉलिज्म होता है, चाहे अपचय है ना, कि अपने एनर्जी को प्रोड्यूस करना है, चीजों का इस्तेमाल करना है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना है, ये सारी चीजें इन रिसेप्टर के माध्यम से ही होती है। तो एक सेल में लगभग 5 से 10 हजार रिसेप्टर होते हैं, और हर चीज के लिए अलग अलग रिसेप्टर होते हैं। मान लीजिए कि हमारे बॉडी में इंसुलिन को अंदर जाना है तो उसके लिए अलग रिसेप्टर है, ग्लूकोज को जाना है तो उसके लिए अलग रिसेप्टर है, जितने भी तरह के मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फैट हैं, इन सब चीजों को अगर सेल के अंदर जाना है तो हर चीज के लिए अलग अलग रिसेप्टर होते हैं, दरवाजे होते हैं, जिनके माध्यम से क्या होता है कि हमारी सेल के अंदर सारी काम की चीजें पहुंच पाती है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक सेल के ऊपर, मान लेते हैं ये इंसुलिन का रिसेप्टर हो गया, दूसरा हो गया ग्लूकोज का रिसेप्टर हो गया। अब यहाँ पे ये जो डायग्राम है ना, इसको अच्छे से समझिएगा कि जैसे ही हम कुछ खाते हैं, जैसे ही हमने कुछ खाया, जैसे हम कुछ खाते हैं और हमारे खाने में अगर कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट खाने से क्या होता है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज रिलीज हुआ, जो कि नॉर्मली होता ही होता है, ठीक है। अब जितनी मात्रा में ग्लूकोज रिलीज होगा उसी के अनुपात में, उसी के प्रपोजन में हमारी बीटा सेल्स की जो हमारे पैंक्रियास की जो बीटा सेल्स हैं वो क्या करेंगे, इंसुलिन रिलीज करेंगे, इंसुलिन को रिलीज करेंगे। अब जब इंसुलिन रिलीज होगा तो क्या होगा, ये इंसुलिन क्या करेगा, जैसे ही जाकर के इस सेल के रिसेप्टर पे जाकर के क्या होगा, कनेक्ट होगा। ये देखिए यहाँ से एक इंसुलिन निकला और निकलने के बाद इस सेल पे ये कनेक्ट हो गया। जैसे ही इंसुलिन के रिसेप्टर में जाके इंसुलिन लगेगी तो क्या होगा, हमारे सेल के अंदर एक इंटर ऑर्गन सिग्नलिंग होगी, जो अभी मैंने आपको बताया था। मतलब हमारी सेल के अंदर एक एक्शन होगा, वो एक्शन क्या होगा, वो हमारे सेल का अंदरूनी इंटरनल एक्टिविटी है, इंटरनल मैकेनिज्म है कि कैसे इंसुलिन के लगने से ये अपने आप क्या करेगा, इस वाले रिसेप्टर को, मतलब ग्लूकोज के रिसेप्टर के दरवाजे को खोल देगा, और खोलने से क्या होगा, जो ग्लूकोज यहाँ थी वो यहाँ से निकल के आएगी और वो जाकर के धीरे धीरे सेल के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। ये नॉर्मल फंक्शन है सेल का, ऐसा होता रहता है। हमने जो भी खाया तो कार्बोहाइड्रेट हुआ, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद क्या हुआ, बीटा सेल ने पैंक्रियाज निकाला, सॉरी बीटा सेल, जो पैंक्रियाज की बीटा सेल है उसने इंसुलिन रिलीज किया, इंसुलिन आकर के इंसुलिन रिसेप्टर पे लगता है, इंसुलिन रिसेप्टर पे लगने के बाद क्या होता है, हमारे सेल के अंदर एक इंटरसेलुलर सिग्नलिंग होती है, जिससे क्या होता है, इंटरसेलुलर सिग्नलिंग की वजह से जो ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में है वो कहाँ पहुंच गया, मसल्स के अंदर पहुंच गया। ये हमारी सेल का नॉर्मल फंक्शन है। लेकिन अगर किसी भी वजह से, अगर किसी भी रीजन से अगर ये इंसुलिन जैसे ही इस सेल पे लगता है ना, अगर ये एक्शन कंप्रोमाइज हो जाए, मतलब इंटरसेलुलर सिग्नलिंग इस रिसेप्टर को, दरवाजे को ओपन ना करे, मतलब ये एक्शन जो है, इंटरसेलुलर सिग्नलिंग जो एक्शन है वो कंप्रोमाइज हो गया, मतलब अब वो उतना अच्छे से अपना काम नहीं कर पाया, तो क्या होगा, जब ये इंसुलिन यहाँ लगेगी और अगर ये एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ तो क्या होगा, ये जो ग्लूकोज सेल के अंदर चला गया था ये सेल के अंदर नहीं जा पाएगा। तो अब क्या होगा, जो भी हम खाएंगे तो खाने से क्या होगा, धीरे धीरे ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे ग्लूकोज का लेवल हमारे क्या होगा, ब्लड स्ट्रीम में बढ़ता जाएगा। और जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो जितना ग्लूकोज बढ़ेगा उतना ही हमारी बॉडी क्या करेगी, इंसुलिन भी बढ़ाएगी, तो इंसुलिन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो अब आप देखिए इस कंडीशन में क्या हुआ,
हमारे बॉडी में जरूरत से बहुत ज्यादा इंसुलिन हो गया। अब जब जरूरत से बहुत ज्यादा इंसुलिन हो गया, और खासतौर से मैं उन पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ जो बाहर से इंसुलिन लेते हैं। आप सोचिए, आपका शरीर ऑलरेडी इतना बना रहा है, उसके अलावा बाहर से भी हम बहुत सारे इंसुलिन ले रहे हैं, तो एक्चुअल में बॉडी कितनी ज्यादा इंसुलिन पे रन कर रहा है। अब आप देखिए, सारे फसाद की वजह तो इंसुलिन ही है, क्योंकि जो खासतौर से हार्ट के पेशेंट है, मैं हार्ट के पेशेंट्स को एक बात बता दूं, अगर आप टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट हैं और आपकी बॉडी जरूरत से ज्यादा इंसुलिन पे रन कर रही है, तो आप लाख नेचुरोपैथी फॉलो कर लें, लाइफस्टाइल को फॉलो कर लें, आपकी बीमारी बहुत जल्दी रिवर्स नहीं होगी। पहले आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स होगा, उसके बाद आपकी हार्ट डिजीज रिवर्स होगी। तो जो लोग लाइफस्टाइल प्रोग्राम, जो लोग ट्रीटमेंट लेते हैं, जैसे हम लोग ईसीपी ट्रीटमेंट करते हैं, तो जो लोग ज्यादा इंसुलिन डोज पे होते हैं, मैंने देखा है उनको रिजल्ट बहुत देर से आता है। इसीलिए हमारा फोकस पहले ये होता है कि लोगों का टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए पहले इंसुलिन के रेजिस्टेंस को रिवर्स किया जाए। तो खैर, हम इस डायग्राम को आगे बढ़ाते हैं जो हम समझ रहे थे। अब ब्लड में इंसुलिन का लेवल भी बहुत ज्यादा हो गया। जब इंसुलिन का लेवल बहुत ज्यादा हो गया, तो अब क्या हो गया, ये इंसुलिन आ करके अभी जो इंसुलिन के रिसेप्टर पे थे, तो एक इंसुलिन काम कर रही थी, वो कई सारी इंसुलिन जा करके जब उसके ऊपर लगती हैं, तो ये एक्शन जो कॉम्प्रोमाइज हो गया था, मतलब ये इंटरसेलुलर सिग्नलिंग जो काम नहीं कर पाई थी, अब वो फिर से काम करने लगती है। लेकिन फर्क क्या पड़ा, पहले वहां पे एक इंसुलिन का मॉलिक्यूल काम कर रहा था, अब उसी एक दरवाजे को खोलने के लिए वहां पे 5-5 इंसुलिन के मॉलिक्यूल लगे हैं, तब जाकर के वो हमारा इंटर ऑर्गन सिग्नलिंग सिस्टम काम कर रहा है, और ये एक्शन फिर से रिस्टोर हो गया, फिर से काम करने लगा, और फिर धीरे धीरे जो शुगर थी ये सेल्स के अंदर स्टोर हो गई। अब आप देखिए इस पूरी प्रोसेस में हुआ क्या। इस पूरी प्रोसेस में आखिरकार शुगर तो अंदर पहुंच ही गई, लेकिन बॉडी में इंसुलिन का लेवल जरूरत से बहुत ज्यादा हो गया। अब आप समझिए, इस बात को ध्यान दीजिए कि इसमें इंसुलिन का काम केवल शुगर को ही रेगुलेट करने तक नहीं है। मैं यहाँ पे पहले ही आपको बता देता हूँ, इंसुलिन का काम केवल शुगर को सेल्स में पहुंचाना ही नहीं है, इसके और भी बहुत सारे काम है। जितना आपकी बॉडी में इंसुलिन निकलता है, उतना ही आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स निकालती है, ग्रोथ हार्मोन्स निकालती है, बॉडी में ट्यूमर्स बढ़ते हैं। तो जितने लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं ना, वो जिस दिन कैंसर से पीड़ित होते हैं उसके 10-20 साल पहले से उनकी बॉडी में इंसुलिन का रेजिस्टेंस बहुत जबरदस्त पैदा हो जाता है। और आपको क्या लगता है, मैं 99% लोगों की बात कर रहा हूँ? मैं 99 नहीं, मैं 100% लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर 100 लोग कैंसर होने की वजह ही इंसुलिन रेजिस्टेंस है, बॉडी में कई सालों तक इंसुलिन का लेवल बढ़ा रहना, जिसको हम कभी जांचने की कोशिश भी नहीं करते। और हमारे मेडिकल सिस्टम में जो डॉक्टर है, अगर पेशेंट जाता भी है तो उसका क्या चेक किया जाता है, शुगर, HbA1c, फास्टिंग कितना है, रैंडम कितना है, और अगर वो नॉर्मल है तो बोलते नहीं आप डायबिटिक है। अगर यहीं पे इंसुलिन को चेक करते तो हम पहले ही पता लगा लेते कि ये आदमी हार्ट का पेशेंट बनने वाला है, इसको हार्ट अटैक आएगा, इसको कैंसर होगा, किडनी फेलियर होगी, ये सारी की सारी प्रॉब्लम होने वाली है। इस चीज को केवल और केवल इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझ करके, पकड़ करके, पहले से ही एड्रेस करके, पहले से ही इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, अब आप ये देखिए, जब हमारी बॉडी व्हेन आवर बॉडी इज रनिंग ऑन हायर इंसुलिन लेवल, जब हमारी बॉडी में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है, तो हमारे शरीर का जो बिहेवियर है बीमारी को ठीक करने का और हमारे शरीर को सही तरीके से चलाने का, वो पूरा बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। एक तरह से आप देखा जाए ना, तो हम होमोसेपियंस, जो इंसान का साइंटिफिक नेम है वो होमोसेपियंस है, हम होमोसेपियंस नहीं हो गए, हम इंसुलिनोसेपियंस हो गए। आप समझिए हार्मोनोसेपियंस हो गए, क्योंकि अब हमारा शरीर जो नेचर ने जैसा बनाया था ना, वैसा नहीं चलने वाला है ना। अब उसमें अलग गणित काम कर रही है, अलग मैथमेटिक्स काम कर रही है ना। और हम हमेशा किस चीज पे लगे हुए हैं कि भैया इनका शुगर का लेवल कितना है ना। तो शुगर ऑब्वियसली हमारी बॉडी को डैमेज करती है, लेकिन शुगर से 5 गुना ज्यादा हमारे लिए जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, हार्ट के पेशेंट आप ऐसे नहीं बने हैं, हार्ट के पेशेंट आप बने हैं, आपको ब्लॉकेज हुई है, हार्ट अटैक हो गया है, जो लोग हार्ट फेलियर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनका हार्ट का फंक्शन कम हो रहा है कई सालों तक, देखा होगा, बोले नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे कभी हार्ट अटैक भी नहीं हुआ, और मेरी हार्ट की पंपिंग पहले तो 50 थी, अभी मेरी फिर 40 हो गई, और हर दिन मेरे पास क्लिनिक में 2-4 पेशेंट आते, बोलते मुझे तो हार्ट अटैक हुआ ही नहीं। फिर 5-7 साल में कैसे हो गया? इंसुलिन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्ट फेलियर कंडीशन, बट पीपल डोंट नो एंड मेडिकल सिस्टम डू नॉट एड्रेस दिस प्रॉब्लम्स। इन चीजों को एड्रेस न करना एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, अनफॉर्चुनेट चीज है, और जिसकी वजह से लोगों को ठीक नहीं किया जा सकता। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप डॉक्टर की एडवाइस ले रहे हैं, तो आप इंडिया के डॉक्टर्स की एडवाइस मत लीजिए। दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर हैं जो पूरे, आज जो साइंस है, आज यहाँ जो ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड्स है, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो मेडिकल साइंस पे बेस्ड नहीं है। मेडिकल साइंस हमको विज्ञान बताता है कि ये चीजें होती कैसी हैं,
और ये सब चीजें कोई आज नहीं आई है, ये सब चीजें बहुत पहले से हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, ऐसे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपने जीवन में 20 साल हाँ लाइव सर्जरी करी और बाद में उन्होंने ये उस मतलब तरीके को छोड़ दिया, आते रहते हैं संडे को। ठीक है, और उन्होंने अपने पुराने तरीके को छोड़ा और इन चीजों को फॉलो करना शुरू किया। खैर ये सब चीजें बताना मेरा काम था, हम इसको और आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखिए क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको समझ में आया। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारा इंसुलिन का लेवल जरूरत से ज्यादा बढ़ा हुआ। अब देखिए इस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस इज अ पॉइंट विच इंसुलिन रेजिस्टेंस के दो पहलू हैं, ठीक है। आप लोग फ्यूज म्यूट कर दीजिएगा, कोई ना कोई अनम्यूट रह जाता है तो, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, पहली बात तो जब हमारे बॉडी में इंसुलिन का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है तो बहुत सारी सेल्स ऐसी होती हैं जो इंसुलिन के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती, जो आपको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है। दूसरा लेवल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम पे हमारे बॉडी में इंसुलिन का लेवल जरूरत से बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है, और वही बढ़ा हुआ लेवल जितनी भी फसाद है, जितने लोग भी बीमार हैं, ठीक है, उसकी वजह हमारा बॉडी में बढ़ा हुआ इंसुलिन का लेवल है, खासतौर से जो लोग बाहर से इंसुलिन ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा अभी इसको और आगे समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया है, प्लीज जो लोग अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस डायग्राम को मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे बहुत अच्छा मैसेज दे पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज मैंने एक ग्राफ बनाया है, ठीक है। ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है बढ़ता हुआ, ये एक पेशेंट का समय के साथ बढ़ता हुआ ग्लूकोज का लेवल है। नीचे देखेंगे ईयर्स, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो ग्लूकोज का लेवल बहुत दिन तक, बहुत टाइम तक नॉर्मल रहता है। लेकिन क्या होता है, एक टाइम के बाद ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है और पेशेंट डायबिटिक हो जाता है। तो डायबिटिक देखा होगा, पहले पेशेंट कई बार प्री डायबिटिक होता है, फिर इसके बाद अचानक से कुछ दिनों में शुगर का लेवल बढ़ा रहने लगा और उसकी शुरुआत होती है गोली से। एक गोली खाना शुरू कर दिया मेटफॉर्मिन की, और लगता है कि भैया गोली खा ली और शुगर का लेवल तो कंट्रोल हो गया। तो अब पेशेंट के दिमाग में तो शुगर के लेवल को कंट्रोल करना लगा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी कहानी होती है, वो होती है इंसुलिन की कहानी, और वो डायग्राम कुछ ऐसा चलता है। सब लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए शुगर का लेवल तो बहुत देर तक स्टेबल है, देखिए नीचे बहुत सालों तक, मे भी 30 साल 40 साल 50 साल तक नॉर्मल है, पेशेंट का शुगर का लेवल नहीं बढ़ा हुआ। लेकिन इंसुलिन का लेवल आप देखिए, ये देखिए जिस टाइम पे शुगर का लेवल नॉर्मल है, इंसुलिन का लेवल कहाँ पहुंचा हुआ है, एकदम आसमान में, जितना हमारा बॉडी बना सकता है। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉइंट नंबर 1, जहां से आपका इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ है, इंसुलिन का लेवल आपका यहीं से बढ़ा हुआ है। पॉइंट नंबर 2, जहां से आपका शुगर का लेवल बढ़ना शुरू हुआ। तो अब हम डायबिटिक पेशेंट को कहां से देखते हैं, जहां से शुगर का लेवल बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन जहां से इंसुलिन का लेवल बढ़ना शुरू हुआ, उसको एड्रेस करने का कोई तरीका ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। अब देखिए क्या होता है कि ये जहां से इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ है, हमारे बॉडी में सारी बीमारियां पकड़ना वहीं से शुरू कर लेती है। और ये नॉर्मली 14-15 साल की एज में हो जाता है, 14-15 साल के आज के डेट में तो 8-10 साल में भी हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए पहला पॉइंट ये है जहां पे हमारा इंसुलिन तो बढ़ा हुआ है लेकिन हमारा शुगर नॉर्मल है। तो नॉर्मली हम पेशेंट को किस तरह देखते हैं, अरे मेरा तो डायबिटिक भी नहीं, मैं तो डायबिटिक भी नहीं हूँ, मेरे को तो बीपी भी नहीं है, या एक बीपी की गोली खा लेता हूँ। अब ये नहीं पता कि वो बीपी की गोली भी इसलिए है क्योंकि बॉडी में इंसुलिन बढ़ा हुआ है, वो तो उसका रिस्पॉन्स सिस्टम है। लेकिन हम चूंकि डायबिटीज को केवल और केवल शुगर से ही कोरिलेट करते हैं, हमने कभी डायबिटीज को इंसुलिन से कोरिलेट करने की कोशिश ही नहीं की। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, एक कंडीशन ऐसी आती है जहां से हमारा, तो ये पॉइंट जहां पे हमारा शुगर का लेवल तो नॉर्मल है लेकिन इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ है, उसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जहां से हमारा शुगर का लेवल बढ़ना शुरू हो गया, शुगर का लेवल बढ़ना शुरू हो गया, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंसुलिन का लेवल तो यहाँ पर भी बढ़ा है लेकिन अब यहाँ पे शुगर का लेवल भी बढ़ना शुरू हो गया। तो देखिए ऐसा क्यों होता है। अच्छा धीरे धीरे आप लोग देख रहे होंगे कि इंसुलिन का लेवल घटना कैसे शुरू हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इसी बढ़े हुए इंसुलिन लेवल की वजह से बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं सब खराब होने लगे, डैमेज होने लगे, पैंक्रियाज भी खराब होने लगा। तो बीटा सेल्स जो इंसुलिन बना रही थी, उसकी इंसुलिन बनाने की भी कैपेसिटी कम होने लगी, मतलब बीटा सेल डेथ होनी शुरू हो गई, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा भी आता है जब हमारा बीटा सेल्स इतनी ज्यादा डैमेज हो जाती है कि हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन ही नहीं बना पाता। तो एक तरह से देखा जाए तो उसको तो हम फिर डायबिटिक पेशेंट को डायबिटिक्स टाइप 1 कहते हैं। लेकिन 90% पेशेंट के साथ ऐसा नहीं होता। 10 में से 9 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल जरूरत से ज्यादा ही बन रहा होता है, लेकिन उनको क्या होता है, फोकस कहाँ है, पूरा शुगर के लेवल पे। अब क्योंकि फोकस शुगर पे है, इंसुलिन पे तो ध्यान ही नहीं देना है। जबकि असली हार्ट अटैक, जितने लोग हार्ट अटैक होता है ना, शुगर रिस्पॉन्सिबल होगी, हो सकता है 100 हार्ट अटैक में 5 लोगों को शुगर
शुगर जिम्मेदार होगी जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो, लेकिन 95 लोगों को इंसुलिन जिम्मेदार है जिसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट ब्लॉकेज होना, हार्ट का और जिनका हार्ट कमजोर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं हार्ट फेलियर कंडीशन, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, उनकी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल फैक्टर इज ओनली इंसुलिन। खैर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो देखिए ये जो दूसरा पॉइंट है, जो सेकंड लाइन है उसके आगे, वहां पे क्या है, इंसुलिन का लेवल तो बढ़ा है लेकिन यहाँ पे शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है, तो इसी को हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। अब आप ये देखिए कितना अनसाइंटिफिक ट्रीटमेंट है, जो डायबिटिक का ट्रीटमेंट है वो कितना अनसाइंटिफिक है। अनसाइंटिफिक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप सोचिए कि अब किसी की मान लीजिए पैंक्रियास की इंसुलिन बनाने की क्षमता बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा इंसुलिन बना सकता है। मान लीजिए कि मेरी पैंक्रियास की जो इंसुलिन बनाने की क्षमता बहुत ज्यादा है, मेरा पैंक्रियास मान लीजिए 25 माइक्रोग्राम तक बना सकता है पर डेसीलीटर। तो क्या होगा, मेरी बॉडी में जब जैसे ही शुगर का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, मेरी बॉडी इंसुलिन और बढ़ा देगी, इंसुलिन और बढ़ा देगी, इंसुलिन और बढ़ा देगी, है ना। लेकिन मान लीजिए कोई दूसरा मेरा मित्र है, उसके पैंक्रियास की क्षमता ये है कि वो 10 माइक्रोग्राम बना सकता है, तो क्या होगा, 10 माइक्रोग्राम के आगे तो इंसुलिन बना नहीं पाएगा, तो क्या होगा, अपने आप क्या होगा, उसका शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि 10 माइक्रोग्राम के ऊपर तो डायबिटिक हो गया, लेकिन मेरी बॉडी की क्षमता जो कि बहुत ज्यादा है, 25 माइक्रोग्राम तक बना रही है, तो मैं तो डायबिटिक बहुत दिनों तक नहीं रहूंगा, लेकिन एक्चुअल में तो मेरी बॉडी ज्यादा खतरे में है ना, हार्ट अटैक होने का खतरा मुझे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी में वो इंसुलिन तो बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से आप समझिए कि जो पूरा का पूरा ट्रीटमेंट का तरीका है ना, मेथड है, वही पूरा नॉन साइंटिफिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो ये जो मैंने अभी तक आपको बताया, अब ये जो डायग्राम मैंने, ये डायग्राम देखने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देख के आप समझ पाएंगे कि क्या होता है। मैंने कोशिश की है कि आप तक मैं एक ग्राफिकल फॉर्म में सारी चीजों को पहुंचा सकूं, कि ग्राफिक्स के फॉर्म में आप समझे कि होता क्या। देखिए ये सेल्स बनाई है, ये पूरी बॉडी की सारी कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, जिससे हमारा पूरा का पूरा शरीर बना होता है। 37.2 ट्रिलियन सेल्स हमारे बॉडी में है, जिनसे 37.2 ट्रिलियन सेल्स हमारे बॉडी में है, जिससे कि हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। अब आप ये देखिए मैम, आप सवाल ना बाद में पूछें तो हो सकता है चीजें कई सारी एड्रेस हो जाएंगी, है ना। जिनके सवाल होंगे आप अपने सवाल पूछिएगा बाद में, है ना। शायद मैं अनम्यूट हो गया था। यस यस यस, शायद मैं अनम्यूट हो गया था। शायद मैं अनम्यूट हो गया था, अभी मैंने उसको म्यूट हो गया था मैं, आई डोंट नो कैसे। तो मैं फिर से थोड़ा सा पीछे से लेके चलता हूँ, रिवर्स करके चलता हूँ, है ना। शायद कुछ चीजें मिस हो गई हैं। तो कोई मुझे बताएगा कितनी देर से कोई हेल्प करेगा मुझे समझने, कितनी देर से मेरी आवाज नहीं आ रही थी, ताकि जो मिस हो गया मैं उसको रिपीट कर सकूं। ये ग्राफ कट होने से, कितनी देर से? न्यू स्लाइड से, जैसे आपने न्यू स्लाइड ओपन किया था। अच्छा, मतलब अभी से, अभी ओके। अब रियली सॉरी, है ना, कंटिन्यू करते हैं आगे। थैंक यू सो मच बताने के लिए। शायद इसीलिए आपने मैम रेज हैंड किया था और मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं ग्राफिकली आपको समझा पाऊँ कि एक्चुअल में शरीर में होता क्या है ना। क्योंकि जब आपको समझ आएगा ना कि एक्चुअल में शरीर में होता क्या है, तो आप उसकी गंभीरता को भी समझ पाएंगे कि हमको क्या करना चाहिए और हम किस चीजों को मिस कर जाते हैं। देखिए ये सारी की सारी सेल्स हैं, सेल्स के ऊपर मेम्ब्रेन है। बेसिकली सेल्स के बहुत सारे हिस्से होते हैं, पर मैंने अपने इस पूरे प्रेजेंटेशन में समझाने के लिए सेल्स के 3 इंपॉर्टेंट हिस्सों को कवर किया है। पहले तो सेल्स खुद, सेल्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, और मेम्ब्रेन के अलावा सेल्स के ऊपर क्या होता है, ये जो दिखाई दे रहे हैं ना पैरेलल लाइंस, इसको हम कहते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर मतलब वही दरवाजे। इन रिसेप्टर्स के माध्यम से ही क्या होता है, सारी चीजें सेल्स के अंदर जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिटेल में कि ये सारी के सारी जो मेम्ब्रेन है और ये रिसेप्टर है, इनका अपना पूरा काम है। इस पूरे सेल्स के काम को सही तरीके से चलाने के लिए इन रिसेप्टर्स का और इन मेम्ब्रेन का बहुत बड़ा रोल होता है। इस मेम्ब्रेन का बहुत बड़ा योगदान होता है इस रिसेप्टर्स की सेहत को अच्छे बनाए रखना। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि ये जो पहला और दूसरा डायग्राम है, आप समझिए पहले डायग्राम में आप ये देखिए जो मेम्ब्रेन्स हैं एकदम व्हाइट दिखाई दे रही हैं, लेकिन दूसरा जो डायग्राम है उसमें जो मेम्ब्रेन्स हैं वो व्हाइट नहीं दिखाई दे रही हैं, वो हल्की लाइट येलो दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब यह है कि उनमें स्वेलिंग आ गई है, उनमें हल्की सी सूजन आ गई है,
और सूजन आने की वजह से क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था कि एक सेल के ऊपर क्या होते हैं, लगभग 5 से 10,000 रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, जब इनमें हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है, हालांकि जैसा ये बताया गया एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है पूरा, लेकिन फिर भी समझने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया ताकि आपको एक दिमाग में, आपके दिमाग में कल्पनाशीलता बन सके, इमेजिनेशन बन सके कि वास्तव में हमारे शरीर में ये चीजें होती हैं। टाइम कितना हो गया मैं एक बार देख लेता हूँ, 11 बज गए हैं, लगभग 1 घंटे हो गए हैं। और मैंने कहा था मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को बहुत विस्तार से समझाना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो स्वेलिंग हो गई है पूरी की पूरी मेम्ब्रेन पे, इन स्वेलिंग की वजह से क्या होता है, ये जो रिसेप्टर होते हैं, ये रिसेप्टर भी डैमेज होने लगते हैं। इंसुलिन के भी रिसेप्टर डैमेज होते हैं, ग्लूकोज के भी रिसेप्टर डैमेज होते हैं, और बॉडी में वास्तविकता ये है कि और भी बहुत सारे रिसेप्टर हैं जो डैमेज हो जाते हैं। आप समझिए कि समय के साथ जैसे जैसे बॉडी में, और जितना ज्यादा बॉडी में इंसुलिन का लेवल होगा, रिसेप्टर्स के डैमेज होने का रेट उतना ज्यादा तेज होगा, उतना तेजी से ये रिसेप्टर्स डैमेज होंगे। शुगर के बढ़े हुए लेवल की वजह से रिसेप्टर डैमेज नहीं होंगे, लेकिन इंसुलिन के बढ़े हुए लेवल की वजह से ये सारे के सारे रिसेप्टर्स डैमेज होने शुरू होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए क्या होता है, छोटे छोटे हर सेल में क्या होता है, रिसेप्टर होते हैं। ये मेरे कंप्यूटर में ना पूरा ये एक पूरा सामने कंट्रोल पैनल दिखाई देता रहता है, इसलिए मुझे कई बार, तो हर सेल के ऊपर क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। मैंने पहले बताया था 5 से 10,000 रिसेप्टर होते हैं। अब क्या होता है, अब ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ये डैमेज क्यों होती हैं, ये रिसेप्टर डैमेज क्यों होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होता है, आगे बहुत अच्छे से कवर करेंगे इसको हम, है ना। लेकिन हमारे बॉडी में हमारा फूड, हमारा रूटीन, है ना, और हमारे बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मतलब अंदरूनी सूजन और बढ़ा हुआ इंसुलिन का लेवल, ये सारी चीजें मिला करके इस पूरी की पूरी मेम्ब्रेन्स को डैमेज करना शुरू करती हैं। जब ये मेम्ब्रेन्स डैमेज होना शुरू होती हैं तो क्या होता है, हमारे बॉडी के रिसेप्टर्स भी और ज्यादा डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। जब डैमेज होने शुरू हो जाते हैं तो इंसुलिन का रेजिस्टेंस और तेजी से बढ़ना शुरू होता है। अब इस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है, देखिए ये उसके आगे का डायग्राम है। यहाँ पे देखिए ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, ये मेम्ब्रेन्स क्या है, और ज्यादा डार्क येलो हो गई है, मतलब समय के साथ ये जो डैमेज है, ये जो इन्फ्लेमेशन है जिसको हम कहते हैं सूजन। अब आप समझिए, जब कोई इंसान डायबिटिक पेशेंट बनता है, उसके बहुत पहले से ही उसकी बॉडी में ये सब चीजें हो चुकी होती हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई। जरा सोचिए, इंसुलिन रेजिस्टेंट होने का मतलब क्या है, वो तो नाम एक दे दिया गया इंसुलिन रेजिस्टेंट। एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में हमारी पूरी बॉडी की 37.2 ट्रिलियन सेल्स, और सारी की सारी सेल्स की सारी मेम्ब्रेन्स और पूरे बॉडी के सारे रिसेप्टर्स डैमेज हो चुके हैं, उनमें सूजन हो चुकी है, उनके काम करने की क्षमता प्रभावित हो चुकी है। मतलब हमारा पूरा शरीर डैमेज हो रखा हुआ है, हमारे पूरा शरीर का पूरा सिस्टम ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। और हमारे केवल इंसुलिन के रिसेप्टर्स नहीं डैमेज हुए हैं, हमारे पूरे बॉडी में हर चीज के रिसेप्टर डैमेज हो गए। तो पूरे बॉडी की एक भी सेल ऐसी नहीं है जो कि नेचुरल तरीके से अपना काम ढंग से कर पा रही हो। और उस टाइम पे हमको दिखाई क्या देता है, हमको जो चीज दिखाई देती है वो क्या दिखाई देती है, शुगर का बढ़ा हुआ लेवल। क्योंकि हमारा, हमको बताया क्या गया है, डायबिटीज मतलब शुगर का बढ़ा हुआ लेवल, तो हमारा सारा काम तो केवल शुगर के लेवल को ही कंट्रोल करने पे लगा रहता है। आगे बढ़ते हैं, इसको हम कवर करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सेल मेम्ब्रेन्स एंड रिसेप्टर्स गेट डैमेज। तो मतलब डायबिटिक होने का मतलब, इंसुलिन रेजिस्टेंट होने का मतलब, शुगर को छोड़ दीजिए, आज मैं नई परिभाषा बता रहा हूँ, आपके पूरे बॉडी के सारी सेल्स, उसकी मेम्ब्रेन्स और उसके रिसेप्टर्स डैमेज हो। तो उस पूरे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, जो चाहे अपचय प्रक्रिया है, चीजों को एब्जॉर्ब करना, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना, सेल को रिपेयर करना, पूरे, और इससे क्या होता है, हमारे पूरे शरीर का पूरा सिस्टम काम करता है, वो पूरा सिस्टम डैमेज हो चुका है। ठीक है, ये है एक्चुअल में कंडीशन। एक गोली खा के जो लोग अपने शुगर को कंट्रोल करके सोचते हैं भैया सब बढ़िया है, हो गया, गोली खा ली, सब ठीक है ना, हो गया, क्या फर्क पड़ता है, उन लोगों के लिए ये चीज समझना बहुत जरूरी है। ये बात मुझे भी समझाने में, बनाने में काफी टाइम लगा, क्योंकि दिमाग में कहता है ना एक इमेजिनेशन, कि मैं लोगों को कैसे दिखा सकूं कि एक्चुअल में आपके शरीर में ये हो रहा है। अब आप उसको समझने को चाहे जैसे लीजिए कि मेरे को तो एक गोली खा करके नॉर्मल करना है, लेकिन एक्चुअल में आपके बॉडी में ये हो रहा है। और जो लोग डायबिटिक नहीं है, जो लोग, अब सोचिए, जो लोग हार्ट के पेशेंट नहीं है, डायबिटिक है, क्या उनकी बॉडी में, सॉरी, जो लोग डायबिटिक नहीं है, हार्ट के पेशेंट है, क्या उनकी बॉडी में कुछ अलग है? नहीं, उनकी बॉडी में भी कुछ अलग नहीं, उनकी बॉडी में भी यही है। 100% हार्ट के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट, किडनी के पेशेंट, ओबेसिटी के पेशेंट, पीसीओडी के पेशेंट, जितने भी पेशेंट है, सबकी बॉडी में यही बढ़ा हुआ। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस भी देखा जाए तो, इंसुलिन का रेजिस्टेंस तो हमने नाम दे दिया है कि इंसुलिन का रेजिस्टेंस, क्योंकि इंसुलिन ढंग से काम नहीं कर पा रही, क्योंकि उस बढ़े हुए इंसुलिन की वजह से हमारे बॉडी में और 50 प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हमारी बॉडी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। 37.2 ट्रिलियन सेल्स होती हैं बॉडी में, हर सेल पे लगभग 5 से 10 हजार रिसेप्टर होते हैं। अब इस सेलुलर डैमेज की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में इंसुलिन का लेवल बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि जब सेल डैमेज होगी तो इंसुलिन का लेवल तो बढ़ेगा ही, क्योंकि जितनी इंसुलिन थी वो अपना काम नहीं कर पा रही है। और इसी से क्या होता है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है।
ठीक है। अब यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉजेस टू रिलीज मोर इंसुलिन इन द बॉडी, और हमको तो हम शुगर देखते हैं, अब हमारी बॉडी में जरूरत से ज्यादा इंसुलिन आ गया। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दिस मेडिकल कंडीशन कॉजेस टू इंक्रीज शुगर लेवल। तो डायबिटिक होने के पहले, शुगर का लेवल बढ़ने के बहुत पहले हमारे बॉडी में इंसुलिन का रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। 10 साल 15 साल पीछे से ही हमारी बॉडी जरूरत से ज्यादा इंसुलिन पे पहुंच जाती है, ठीक है। अब दिस ओवरऑल मेडिकल कंडीशन इज आल्सो नोन एज अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब, मेटाबॉलिज्म मैंने बोला था ना, चय अपचय, मतलब उन कोशिकाओं को काम करने की जो नैसर्गिक प्रक्रिया है, जो नेचुरल प्रोसेस है, ये सारी चीजों को बाहर से लेना, ऊर्जा पैदा करना, अपनी मरम्मत करना, ठीक है, और सारी की सारी सेल्स के साथ हार्मनी में रहना, और जो सारा वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना, ये सारी प्रक्रिया बुरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है, और वास्तव में तो हमारा पूरा शरीर खराब हो चुका होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपका छोटा सा ध्यान एक अलग चीज पे लेकर, आप जरा ये सोचिए, इसको कंट्रोल करना कितना आसान हो सकता है। दुनिया का सबसे आसान काम हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी इंसुलिन कब रिलीज करती है? हमारी बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। अभी किसी से पूछिए, मैं लोगों के डाइट चार्ट बनाता हूँ ना, तो मैं पूछता हूँ आपका कैसा रहा रूटीन, बोले हाँ जी सुबह उठता हूँ, सुबह क्या करते हैं, बस सुबह पानी पिया, अच्छा फिर एक चाय पी ली, अच्छा चलो चाय पी ली, चलो बहुत अच्छी बात, मतलब पूरा कार्बोहाइड्रेट। फिर आगे क्या किया, फिर सर वही चाय के साथ 2 ब्रेड ले लिया, बिस्किट ले लिया, वो मारीगोल्ड का बिस्कुट लेता हूँ, ये नहीं पता कि ये पूरा क्या है, पूरा कार्बोहाइड्रेट। अब आपने चाय पी, क्या निकला, इंसुलिन। बिस्किट खाया, क्या निकला, इंसुलिन। कुछ लोगों ने कहा कि मैंने बिस्किट खा लिया, तो क्या निकला, इंसुलिन, है ना। तो हर चीज में इंसुलिन ही निकल रहा है। फिर क्या हुआ, भाई घर का बना ब्रेकफास्ट, ऑफिस जाता हूँ, 2-3 रोटी खा लिया, दाल और सब्जी खा लिया। दाल कितनी, 1 कटोरी, सब्जी कितनी, 1 कटोरी, रोटी कितनी, 3 रोटी। आप जरा सोचिए, एक रोटी में मैंने कितनी चीनी बताई थी आपको अभी, 5 चम्मच। अब जरा सोचिए 5 चम्मच ये चीनी अगर आपके पूरे ब्लड स्ट्रीम में चली जाए, तो सोचिए कितना आपका शुगर का लेवल पहुंच जाएगा, 500 पहुंच जाएगा। 2 रोटी खाने से 1000 पहुंच जाएगा। तो आप सोचिए, अगर हमारे बॉडी का शुगर को मेटाबोलाइज करने का सिस्टम काम ना करे, तो सोचिए हाँ, आदमी की तो 2 रोटी खा के मौत हो जाए, कितना शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन क्योंकि इंसुलिन होता है, लेकिन अब आप ये सोचिए, इसी छोटे छोटे हरकतों की वजह से बार बार हमारा बॉडी कार्बोहाइड्रेट रिलीज करता है। दाल सब्जी तो आपने थोड़ी सी खाई है ना, लेकिन रोटी तो आपने बहुत सारी खाई। उस अब दाल सब्जी की वजह से, प्रोटीन और फैट की वजह से भी इंसुलिन हमारी बॉडी रिलीज करती है, बहुत कम करती है, बहुत कम, मे बी 100 टाइम से ज्यादा कम करती है ना। और फैट की वजह से हमारी बॉडी ना के बराबर रिलीज करती है। अब आप ये समझिए, और कई बार लोग सोचते नहीं फैट खाना, फैट के बारे में इतनी मिथ्या है ना, मैं आगे कवर करूंगा, भी यहाँ पे इसको स्किप करता हूँ। तो अब आप सोचिए, रोटी खाई, सब्जी खाई, दाल खाया, चावल खाया, दोपहर को फिर एक चाय पी ली, शाम को फिर एक चाय पी ली, बिस्किट खा लिया, ब्रेड खा लिया, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट। जितनी बार आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, आपकी बॉडी क्या कर रही है, इंसुलिन रिलीज कर रही है। जितना इंसुलिन निकल रहा है, उतनी बॉडी आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रही है। शाम को भी क्या खाया, तो पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट। घर से बाहर निकलिए, आप देखिए आइसक्रीम खरीद लिया, चॉकलेट खरीद लिया, टॉफी खरीद लिया, बाहर जो आउटसाइडर स्ट्रीट फूड है वो क्या है, 100% कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। आप सुपर मार्केट में जाइए, आप अगल बगल स्टोर में जो चीजें लगी हैं, आप खरीदने के लिए जाइए, आप देखिए क्या है, सब कुछ कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा कुछ नहीं है, 100% कार्बोहाइड्रेट। अब जरा सोचिए, और डायबिटिक पेशेंट को क्या एडवाइस दी जाती है कि आप थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहो। आप देखिए पेशेंट क्या खा रहा है, चिप्स खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, जिसको हम प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। आप वो छोड़िए, घर की भी बनी चीज खा रहे हैं, तो क्या खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट तो खा रहे हैं, केवल कार्बोहाइड्रेट। उसी कार्बोहाइड्रेट की देन है ये इंसुलिन। अब जरा सोचिए, आपका डाइट अगर ऐसा होता कि कार्बोहाइड्रेट की जगह आप प्रोटीन खा रहे होते, आप मिलेट्स खा रहे होते, ज्वार खा रहे होते, बाजरा खा रहे होते, मक्का खा रहे होते, रागी खा रहे होते, ब्रेकफास्ट करते वो दालों का बना हुआ ब्रेकफास्ट करते हैं, या अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाते भी तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाते जिसमें फाइबर्स कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे आप फ्रूट्स खाते, फ्रूट्स में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट तो होता है, अच्छा खासा होता है, लेकिन उसमें ग्लूकोज के साथ फ्रुक्टोज की भी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं। फ्रुक्टोज को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मार्केट में जितनी चीजें मिलती हैं उसमें फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप होती है, लेकिन जो फ्रूट्स में फ्रुक्टोज होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, वो बहुत धीरे धीरे रिलीज होता है, उसमें कभी भी इंसुलिन का लेवल बढ़ ही नहीं पाता। तो आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट भी अगर फाइबर्स के साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपके बॉडी में कभी भी इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा ही नहीं। तो इतनी छोटी सी चीज अगर इंसान के समझ में आ जाती, लेकिन लोगों को क्या सिखाया गया, नहीं आप फैट मत खाना, फैट मत खाना, है ना। और फैट ना खाना, हेल्दी फैट खाने से क्या होगा, आपकी बॉडी इंसुलिन निकालना, भाई आप पूरा डाइट फैट पे शिफ्ट कर दो, हेल्दी फैट, मैं नॉर्मल फैट, प्रोटीन एंड फैट पे शिफ्ट कर दो। एक हेल्दी आदमी को भी अपनी डाइट में 25% कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। मैं आज तक ऐसे आदमी से नहीं मिला जिसकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट 60-70% से कम हो, है ना। तो आप ये सोचिए कि ये गलती कहाँ होती है, ये गलती होती है केवल और केवल हमारे वैल्यू सिस्टम में गलती है, कि हमको ये चीजें पता ही नहीं चली, जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। अगर ये चीजें लोगों को एजुकेट किया जाए इसके बारे में, तो आप सोचिए लोगों की बॉडी लो इंसुलिन पे रन करना शुरू कर देगी, अपने आप डायबिटीज तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, लो इंसुलिन पे बॉडी रन करना शुरू करी। आप देखिए दुनिया का कोई आदमी बचे जिसकी बॉडी में इंसुलिन का रेजिस्टेंस खत्म ना हो।
देखिए चीजें गलत सिखाई गई है तो लोग बीमार पड़ेंगे, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरा काम इन चीजों पे ध्यान दिलाना था, है ना। और मेरे पास जो पेशेंट आते हैं तो हम लोग उनको जो डाइट प्लान है बहुत कम कार्बोहाइड्रेट पे रखते हैं। वी कीप देम इनटू हाई प्रोटीन एंड हाई फैट डाइट, है ना, जिसकी वजह से उनकी बॉडी अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स कर पाती है और उसी वजह से ब्लॉकेज रिवर्स होती है, उसी वजह से हार्ट का जो डैमेज होता है वो रिवर्स होता है। और हम लोग ये जो प्रोग्राम है आज का डायबिटीज ड्रग्स इन 5 डेज चैलेंज, आपको समझ में आया होगा कि कैसे 5 दिन में डायबिटीज की दवाएं बंद कराई जा सकती हैं। केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट बंद कर दो, है ना। देते भी हैं, फ्रूट्स के फॉर्म में देते हैं, सैलेड के फॉर्म में देते हैं, स्प्राउट्स, नट्स, प्रोटीन, है ना। शुरू में हम हेल्दी फैट्स भी बहुत कम देते हैं, है ना। और आगे धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ता है, खैर तो इस प्रोसेस में क्या होता है, डायबिटीज की दवाएं बंद कराना बहुत मुश्किल काम नहीं है। बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि बॉडी का ग्लाइसेमिक लोड हटा करके उसको क्या करना है, प्रोटीन डाइट पे लेके आना है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पे लेके आना है, इंसान की वैसी दवा बंद हो जाएगी। इसको समझना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब जरा सोचिए, अभी तक हमने बात की इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपको समझ में आया, हमारी पूरी बॉडी डैमेज हो जाती है, सब हो जाता है। अब जरा सोचिए आगे क्या होता होगा, जस्ट गेस। अब जब पेशेंट का शुगर का लेवल बढ़ गया, डायबिटिक हो गया, तो क्या होता होगा, इसका इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो गया, टाइप 2 डायबिटिक हो गया, सब हो गया। अब ट्रीटमेंट क्या होता होगा, सरप्राइजिंग, यहाँ पे बड़ा अच्छा आंसर मैंने लिखा है आपके लिए। कुछ नहीं होता, कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। जस्ट गो टू डॉक्टर, स्टार्ट टेकिंग 1 टैबलेट टू कंट्रोल शुगर लेवल। डॉक्टर के पास गए, शुगर का लेवल बढ़ा था, गोली खाई, शुगर नॉर्मल हो गया, बोले बस सब बढ़िया, अब तो सब ठीक है ना। शुगर का लेवल थोड़ा बढ़ा था, एक गोली खा ली, नॉर्मल हो गया। अब समझ में आया कि लोग क्यों कभी ठीक नहीं होते, क्यों लाइफस्टाइल बीमारी कभी ठीक नहीं हो पाती, क्यों? क्योंकि बॉडी को हमको रूट लेवल से ठीक करना जरूरी होता है। जब हम इस रूट लेवल से चीजों को ठीक करते तो सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती। बिकॉज वी फेल टू लुक एट द इंसुलिन, वी फेल टू कैच द इंसुलिन। कभी हमने इंसुलिन को देखा ही नहीं, इसीलिए हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को पकड़ भी नहीं पाते। और इंसुलिन रेजिस्टेंस और सेलुलर डैमेज पे कभी हमारा ध्यान ही नहीं जाता, है ना। और सारी बीमारियों के दिन यहीं से शुरू होती है। ये बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ी गलती है। और मुझे लगता है आने वाले टाइम पे दुनिया में ऐसे डॉक्टर्स होंगे, ये सिस्टम कल्चर बदलेगा और लोगों को सही तरीके से सही चीजें बताई जाएंगी और लोग ठीक भी होंगे।